अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं शाहिद महमूद सेहत की बात का मेज़बान आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ आवर हैं, मैं उनका तारुफ़ करवाना चाहूँगा। ये डॉक्टर प्रोफ़ेसर मोहम्मद हनीफ़ मियाँ। ये पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट में बतौर प्रोफ़ेसर आर्थोपेडिक खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जनरल हॉस्पिटल में विज़िटिंग सर्जन हैं और स्पाइन सर्जरी में इनका बहुत बड़ा नाम है। खुशकिस्मती के से इनसे हमें टाइम मिल गया था, तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चन रखना चाहूँगा, आप जिसमें नाज़रीन के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल सकेगी। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप वालेकुम हनीफ़ साहब? सलाम। अच्छा, ये ऐसा मुझे बताएँ कि ये ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जरी का जो शोबा है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप थोड़ा-सा इसको ब्रीफ़ करिए, ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जरी असल में है क्या है? थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई, आपने एक बड़ा अच्छा काम शुरू किया है। तो सेहत के बारे में आगे ही, हुँ। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर हमने मुआशरे को सेहतमंद रखना है तो सेहत को आम करना होगा। हाँ, ज़ाहिर है, बिल्कुल ऐसा ही सेहत की सहूलतें तो हमारे पास शायद ना हों, है। लेकिन सेहत के बारे में अवेयरनेस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कम से कम हम अवेयर हों कि हमारी सेहत ख़राब ना हो। अगर ख़राब होनी शुरू हो तो हम उसको बड़ी जल्दी से ट्रीटमेंट ले लें, ताकि हम उस स्टेज पे ना जाएँ कि जो डिसेबिलिटी और माज़ूरी की तरफ जाती है। जी, बिल्कुल आपका पॉइंट सही है। तो ये एक बड़ा अच्छा आपका इनिशिएटिव है और मैं एप्रिशिएट करता हूँ इसको। थैंक यू वेरी मच। बस आप जैसे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, हमें आपकी जो व्यूज़ और खिदमात की ज़रूरत रहेगी, ताकि हम चाहते हैं कि अपने चैनल के ज़रिए हम उन मरीज़ों को एजुकेट कर सकें, जो घर में बैठ के सीरियस इलनेस की तरफ जाते हैं और फिर अल्टीमेटली उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा सवाल आपने जो पूछा था कि आर्थोस्पाइन क्या चीज़ है? एक्चुअली स्पाइन इज़ अ सेपरेट फील्ड। अब स्पाइन को सेपरेट कर दिया, न्यूरो वाले न्यूरो सर्जरी करते हैं, स्पाइन भी करते हैं, आर्थोपेडिक वाले आर्थोपेडिक सर्जरी करते हैं, स्पाइन भी करते हैं। हाँ जी। अ, अब बाय एंड लार्ज पूरी दुनिया में ही सुपाइन सर्जन सेपरेट हो गए हैं। ठीक है। कुछ न्यूरो से हैं, कुछ आर्थोपेडिक से हैं। तो आर्थोपेडिक वालों को एडवांटेज ये होता है कि जो बोनी डिफॉर्मिटीज़ है, जो हड्डी का टेढ़ापन है, जी, जी। जो हड्डियों के टेढ़ेपन की वजह से है, उसको हम बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं। जैसे स्कोलियोसिस है, काइफोसिस है, कुबड़ापन है, उसको हम बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं। स्कोलियोसिस क्या, अभी आपने ये वर्ड स्कोलियोसिस बोला? स्कोलियोसिस है कि कमर का टेढ़ापन, ठीक है। जो साइड की तरफ टेढ़ी हो जाती है, एस शेप बन जाती है, उसको हम एक कुबड़ापन होता है जो आगे की तरफ आगे की तरफ होता कुबड़ा निकल आता है, तो उसको हम काइफोसिस कहते हैं। तो ये चीज़ें हम आर्थोपेडिक वाले चूँकि हम यूज़्ड टू होते हैं बोन्स को, डिफॉर्मिटीज़ को करेक्ट करने में, तो वी आर एक्सपर्ट इन इट। तो उसमें हम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और न्यूरोसर्जन्स जो हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ होती है स्पाइनल कॉर्ड में। तो स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल पे। कॉर्ड की जो डिजीज़ेज़ हैं लाइक ट्यूमर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है यानी हराम या मगज़ से हरा वो मगज़ की तलब है। एनोमलीज़ हैं, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। अब जो स्पाइन सर्जन है, अब वो ही हैज़ गॉट एक्सपीरियंस इन न्यूरोसर्जरी एंड ऑर्थोपेडिक बोथ, बहुत। सो दैट ही इज़ कॉम्पिटेंट इन बोथ द फील्ड्स कि वो हराम मगज़ की भी सर्जरी कर लेता है और स्पाइन की भी सर्जरी कर लेता है। तो हमारा जो सेंटर है बेसिकली ऑर्थोपेडिक में जो स्पाइन, दिस इज़ द ओनली सेंटर पूरे पंजाब में, ये एक ये वाहिद जनरल हॉस्पिटल में पब्लिक आप सेंटर बता रहे हैं कि स्पाइन से। पब्लिक सेक्टर में ये वाहिद इदारा है जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड स्पाइनल डिफॉर्मिटी करेक्शंस होती हैं, जो बहुत मुश्किल पेचीदा टेढ़ापन होता है कमर का, उनका हम ऑपरेशंस करते हैं और बड़ी मेहनत का काम है इसमें। डेफिनेटली वी आर इन अ लॉट ऑफ ट्रबल जब ऑपरेट कर रहे होते हैं, और ये ऑपरेशन कोई दो दो स्टेजेस में चलता है। एक ऑपरेशन आज करेंगे, एक कुछ दिन बाद करेंगे, ताकि पेशेंट को एक ही लंबी सर्जरी के जो नुकसान आते हैं उससे बचाया जा सके। तो आमतौर पे ये सर्जरी 8 से 12 घंटे तक चलती है। ये लंबी सर्जरी के क्या नुकसान था? अभी आपने कहा ना उसे नुकसान से बचाया जा सके, जी, तो उसमें 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक तो एनेस्थीसिया, हुँ। बेहोशी का टाइम अगर 8 से 12 घंटे की तरफ चला जाता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़नी शुरू हो जाती अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा जी। पेशेंट का पोस्चर एक ही पोस्चर में रह के उसके बेड सोर्स बन जाते हैं, ब्लाइंडनेस, आँखों का अंधापन, क्योंकि उल्टा करके हम लिटाते हैं, तो उसमें आँखों का अंधापन शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो प्रेशर नेक्रोसिस हो जाती है, डिफरेंट नर्व पाल्सीज़ हो जाती है, अ, उसको बचा। और सबसे ज़्यादा ब्लड लॉस, जो ब्लड अच्छा, लॉस हो रहा होता है वो बहुत ज़्यादा, तो कम से कम हम पेशेंट को कहते हैं कि मिनिमम ब्लड लॉस पे हम उसको रोक दें। बिल्कुल। फिर सेकंड स्टेज पे अब एक मैं सर्जरी कर रहा हूँ, तो 8 से 12 घंटे की सर्जरी, सो ह्यूमन इसकी कैपेबिलिटी से दिस इज़ बियॉन्ड ऑलमोस्ट।
बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे रेस्ट करना होगा दरमियान में, तो इट्स बेटर कि मैं 6 घंटे की सर्जरी कर लूँ तो आई एम फ्रेश। नेक्स्ट टाइम मैं फिर 6 घंटे की सर्जरी करूँ तो उसमें आई एम फ्रेश एंड आउटकम इज बेटर एज कम्पेयर टू कि मैं 8 से 12 घंटे की सर्जरी में थक हार के उसको कर रहा हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रॉब्लम ज़्यादा होने का खतरा होता है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हैं उनको हम 2 स्टेज में कर रहे हैं। यानी मरीज को भी फायदा होगा और सर्जन के लिए भी सर्जन के लिए भी ज़्यादा आसानी इफेक्टिवली होगी। काम करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपका ये वाहिद स्पाइन सेंटर है जो पंजाब में पब्लिक सेक्टर में, तो इसका मतलब है कि जिन जो भी लोग हैं जिनके साथ कोई कमर की इंजरीज है या कमर के अमराज हैं, तो उनको बेहतर है कि आपके पास आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पेशेंट के लिए सहूलियात आपके शोबा में मौजूद हैं जिसमें आप मरीजों को इतने बहुत सारे मरीजों को इलाज कर सकें, और वैसे आपकी कैपेसिटी क्या है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए अब हमारे पास रेफरल बहुत ज़्यादा है, जी जी। चूँकि डॉक्टर्स जानते हैं और हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है एजुकेशन का और एकेडमिक्स का उसको प्रमोट करने का, क्योंकि कोई भी काम एकेडमिक्स, इनोवेशन और रिसर्च के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे। तो हमने ये बेड़ा उठाया कि कम से कम हम रिसर्च में वहाँ तक जाएँ कि हम इंटरनेशनल लेवल पे वो रिसर्च प्रेज़ेंट करें कि हम लोग भी आपके मुकाबले में काम कर रहे हैं। जी जी। उसके लिए दैट नीड्स हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। तो स्ट्रगल के साथ, प्लानिंग के साथ हम सारा कुछ कर रहे हैं। तो इससे हमें रेफरल बाहर से काफ़ी ज़्यादा है। इवन मुल्क के अंदर भी, मुल्क से बाहर भी। अच्छा, मुल्क से तो बाहर से भी पेशेंट अफ़गानिस्तान से आते हैं? भी लोग आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। और जो हमने एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसमें फेलोशिप, जो मिनी फेलोशिप प्रोग्राम है हमारा, उसमें बाहर से भी लोग आ रहे हैं। अच्छा। जिसमें इजिप्ट और यमन और अफ़गानिस्तान और नेपाल और इस सब मुल्कों से आते हैं। और अभी हमारे पास एक लड़का तंज़ानिया से आया हुआ है एंड ही इज़ हियर फॉर मिनी फेलोशिप प्रोग्राम इन सुपाइल। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिनको हम देख रहे हैं इस वक़्त, और इससे हमारे पास रेफरल भी सुपाइल में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब जितना रेफरल होगा उसके मुकाबले में हमारे पास कैपेबिलिटीज़ और फैसिलिटीज़ जो है वो काफ़ी कम है। लेकिन समहाउ और द अदर हम कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट्स की जो प्राइवेट, अगर उनसे कोई 12 और 15 लाख ले रहे हैं लोग, तो हम उसको 2 से ढाई लाख में या इससे भी कम में, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ हैं, तो उसमें हम कर रहे हैं। तो ये ये बड़ा पब्लिक के लिए। कंट्रीब्यूशन है ये पेशेंट के लिए। तो अच्छा, आपकी क्या कैपेसिटी है, मतलब जैसे आप कहते हैं रेफरल केसेस आते हैं आपके पास, कितने केसेस हफ्ते में आते हैं और कितने जो पेशेंट हैं आप उसको ट्रीटमेंट देने की कैपेसिटी है? और दूसरा ये कि आप चाहेंगे कि इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अगर आप वज़ीर आला आपको पता है काफ़ी एक्टिव हैं, वो ख़ासतौर पे सेहत के मामले में, उनको कोई मैसेज देना चाहें? जी, बड़ी अच्छी बात की आपने और बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ नीड ऑफ द डे। एक्चुअली जब पॉपुलेशन एज कर रही होती है, तो उसमें स्पाइनल डिफ़ॉर्मिटीज़ बढ़ रही होती है। बढ़ जाते हैं। स्पाइनल इश्यूज़ बढ़ रहे होते हैं विद द एज। तो उसमें हम देखें कि हमारी एवरेज एज जो इस वक़्त बढ़ रही है। तो हुँ। फ्यूचर इज़ बेसिकली द स्पाइन स्पाइन का फ्यूचर है। और आर्थोप्लास्टीज़, जो चेंज करने होंगे, जो ओल्ड एज के हैं, और कमर के ऑपरेशंस करने होंगे। गवर्नमेंट को चाहिए अभी से कि कुछ ऐसे डेडिकेटेड सेंटर, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर बनाएं कि लोगों को हम ये फैसिलिटीज़, जो कि मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, वो उसके साथ हम ट्रीटमेंट दे सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा सेंटर हो और वहाँ पे जो ट्रीटिंग स्टाफ है दैट शुड बी 24/7। जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स हैं उनको बाई एयर एम्बुलेंस के थ्रू लिफ्ट करके वहाँ पे ले आया जाए और उनको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको ट्रीटमेंट दी ट्रीटमेंट जाए, दिया जाए। ताकि उनका जो फर्दर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, जो और हराम मगज के दबने की वजह से जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो ना हो। यानी आप कहते हैं पेशेंट को अपाहज होने से बचाने के लिए उसको जितनी जल्दी आप उसको लेके आएंगे तो उसका उतनी जल्दी इलाज मुमकिन हो सकेगा। बिल्कुल सही। वन इज गोल्डन आवर। गोल्डन हाँ। आवर मीन दैट्स आवर वी कैन ट्रीट द पेशेंट। उसमें ये है कि हम वी कांट प्रिवेंट द प्राइमरी काज एक्सीडेंट हुआ उसका, उसको भी हम कर सकते हैं हम्म। अच्छी, हम अगर लॉज एंड रेगुलेशंस और लेजिस्लेशन के साथ कि हम रोड सेफ्टी को बेहतर करें, तो जी जी। उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। खैर वो तो एक और चीज़ है जो हमारे बस से बाहर जाहिर है। है, वो तो एक अलग जो सा सब्जेक्ट है। हमारे बस में है वो हम ये कर सकते हैं कि पेशेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल उसको ट्रीटमेंट दी जाए, कि जब उसका इस्कीमिया टाइम, जैसे ही हराम मगज के ऊपर दबाव बढ़ता है,
तो उसमें खून की सप्लाई उसकी बंद ओके। हो जाती है। और इससे पहले कि वो कंप्लीटली परमानेंट तौर पे वो डैमेज हो जाए, उसको हम सबसे पहले उसका जो प्रेशर है वो ख़त्म कर दें उसके ऊपर और उसको फिक्स कर दें। तो कम से कम हम पेशेंट्स को, बहुत सारे पेशेंट्स को अपाहज और माजूरी से बचा सकते हैं। तो ये लोग जब मुआशरे के अंदर जाएँगे तो मुआशरा हमारे में डिसेबिलिटी और माजूरी बढ़ेगी और वो पूरी फैमिली के अंदर वो बर्डन होता है वो पेशेंट का। ज़ाहिर है, ये तो वो सही। बर्डन एक कम हो जाएगा गवर्नमेंट की कोशिशों से और हमें भी चाहिए कि हमें इनपुट देना चाहिए।